हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी, आप मुझे श्लोक सर के नाम से भी जानते होंगे। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री का छोटा रिचार्ज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में मैं आपसे इसमें डिस्कस करने वाला हूं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से लिंक होती हैं। और ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले नीट एग्जाम में बैठने वाले हैं या भविष्य में होने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, नीट IIT जेई की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है या आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छे तरीके से करना है तो आप हमारी केमिस्ट्री के छोटे रिचार्ज के लिए वो टॉपिक अपना सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी उस टॉपिक पर आपके नाम के साथ आपको वीडियो बनाकर इस पे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आइए बात करते हैं आज के हमारी वीडियो के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में बात करने वाला हूँ ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर की, जहाँ पर कुछ ही इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड हैं जिनकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। HNO2, H2SO4, H3PO2 और H3PO3, H3PO4। ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनाते समय आपको क्या करना है, आइए जरा मैं दिखाऊं। यहाँ जितनी भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा उनमें आपको ये जो ट्रिक है हमारी वो याद रखनी है। क्या, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को डिसाइड करना है। जिस भी मॉलिक्यूल की आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, सेंट्रल एलिमेंट जो होता है हमारा, सेंट्रल एटम जो होता है वो हमेशा याद रखना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है ना, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम सेंट्रल एटम आपका मानते हैं। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो। हमेशा याद रखना कि आपके हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल की तरह काम नहीं करते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जब आपका सेंट्रल मेटल डिसाइड हो जाए तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप उससे आप बिना सोचे समझे लगा दोगे। फिर आप देखा करोगे कि कितने एलिमेंट बने और उनको भी कितने एलिमेंट बचे और फिर उनको भी आप सेंट्रल मेटल से जुड़ा करोगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप सब कुछ कर लो, पूरी स्ट्रक्चर जब आप बना दोगे तो आप अपने ऑक्टेट रूल को रिकॉल करोगे कि क्या कहता है आपसे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है सेकंड पीरियड के अराउंड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए और थर्ड पीरियड के अराउंड 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर बनानी है। आइए मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं HNO2 के बारे में। HNO2 आपके पास है। सबसे पहले हमने इसका सेंट्रल एटम डिसाइड किया, नाइट्रोजन होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो नाइट्रोजन को हमने सेंट्रल एटम की तरह सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कहा था कि आपसे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप जो है बिना सोचे समझे आप इस पर लगा दोगे। आपने यहाँ पर लगा दिया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि HNO2 में कितने एलिमेंट थे और कितने एलिमेंट आपके पास अब जो है वो बचे हुए हैं। आप जरा देखिए, एक नाइट्रोजन था, आपने नाइट्रोजन लगा दिया, दो ऑक्सीजन, एक और दो ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन भी यूज हो चुका है। इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, सारे एलिमेंट हमारे यूज हो गए और पूरी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनकर तैयार है बिना किसी झंझट के। ठीक है ना। अब आपको ऑक्टेट रूल को रिकॉल करना है। ये हम सेफ्टी के लिए रिकॉल करते हैं। हमको देखना है जो नाइट्रोजन है वो हमारा क्या है, आपका ये सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 6 और एक लोन पेयर इसके पास होगी 8। इसकी ऑक्टेट भी जो है, हमने ऑक्टेट रूल को ब्रेक नहीं किया है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब हमारी स्ट्रक्चर एकदम सही बनकर तैयार हुई है। इन्हीं रूल का आपको यूज करना है बाकी जगह भी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ बाकी के एसिडों की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम H3PO2 के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका H3PO2 का स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, H3PO2 हमारे सामने, मैं एक बार लिख भी लेता हूँ यहाँ पर कि H3PO2 हमारे पास है। H3PO2 हमारे पास है। सेंट्रल एलिमेंट आपको जाहिर सी बात है फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस को यहाँ पर उठाया, बिना सोचे समझे एक डबली बॉन्डेड हो और एक OH को लगा दिया। अब यहाँ पर देखा कितने एलिमेंट बचे, तो 2 ऑक्सीजन यूज हो गई, एक हाइड्रोजन यूज हो गया, फॉस्फोरस तो आ गया सेंटर पे, तो फॉस्फोरस खत्म हो गया, दोनों ऑक्सीजन खत्म हो गई, एक हाइड्रोजन खत्म हो गया। अभी कितनी हाइड्रोजन बची, 2। तो ये 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगी, डायरेक्ट आप सेंट्रल एटम से जोड़ दो। ठीक है ना, जो भी आपका हाइड्रोजन बचे उसको डायरेक्ट जोड़ दो। अगर हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन बचता तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके OH बना लेते, तो हम केवल हाइड्रोजन नहीं, वहां पर हम OH ग्रुप को जोड़ते, जैसे कि आप यहां पर देखिएगा। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर आपकी बनकर तैयार हुई। ये जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी H3PO3 की। ठीक है ना, H3PO3 की स्ट्रक्चर है।
जरा देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एटम है, अभी इनको भूल जाइए, बिना सोचे समझे एक डबली बॉन्डेड O लगा दिया और एक OH लगा दिया। अब यहाँ पर देखा कि क्या क्या बचा, तो 2 ऑक्सीजन बची, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन यूज हुई है तो 1 ऑक्सीजन बची होगी, 1 हाइड्रोजन यूज हो गया, 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, तो हमारे पास बचा क्या क्या, अब इतना काम करने के बाद हमारे पास बचा 1 ऑक्सीजन और आपका 2 हाइड्रोजन, यही तो सारी चीजें हमारे पास बची। तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर 1 OH बना सकते हैं, तो हमने 1 OH को जोड़ दिया। अब क्या बचा होगा, केवल 1 हाइड्रोजन, तो मैंने वो 1 हाइड्रोजन यहां लगा दिया, हमारी स्ट्रक्चर पूरी बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसको ऑक्टेट रूल को देख सकते हो, स्ट्रक्चर बनकर आपकी तैयार हो गई। तो कुछ नहीं करना है आपको, बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल डिसाइड करना है, एलिमेंट डिसाइड करना है, और सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम आपका जब आ जाए तो आप क्या करिए, फिर बिना सोचे समझे एक डबली बॉन्डेड O लगा दीजिए और एक आप OH लगा दीजिए। फिर देखिए आपके जो फॉर्मूला है उसमें कितनी चीजें बची, जितनी चीजें बची हैं उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन मिलकर 1 OH बनाएगा, तो OH को जोड़ देंगे। अगर केवल हाइड्रोजन होता तो हम डायरेक्ट जोड़ देते, जैसे कि ये हाइड्रोजन अकेला बचा तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हमको बचे थे तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था। सेम इसी तरीके से आपका H3PO4, इसकी मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, आइए, यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो मैं बना देता हूं। देखिए हमारा सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस, तो मैंने फॉस्फोरस लिख दिया, बिना सोचे समझे मैंने एक डबली बॉन्डेड O और एक OH को लगा दिया। अब मैंने देखा 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन यूज हो गया, 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन यूज हुआ है, तो अभी 2 हाइड्रोजन बचे होंगे, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन यूज हुई, तो 2 ऑक्सीजन भी बची होंगी। 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 OH बन सकते हैं, तो मैं सीधे सीधे 2 OH को बनाकर यहाँ पर जोड़ दूंगा और ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर आपके सामने आ गया, ठीक है ना। ये आपके लिए है, ये आप लोग बनाकर देखिएगा। तो बाकी के मैंने आपको यहाँ पर बता दी बातें। अच्छा, अब यहाँ पर समझिएगा, एक और चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ये जो H3PO4, H3PO2 और H3PO3, ये जो एसिड है ना, इनमें आपका एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है आपका बैलेंस फैक्टर। होता क्या है यहाँ पर कि बैलेंस फैक्टर का मतलब होता है H+ आयन की संख्या, कौन कितने H+ आयन निकालेगा, ये इसका बैलेंस फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये एक एसिड है। तो हमको हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में वही मिलते हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ फॉस्फोरस से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में नहीं मिलते, क्योंकि फॉस्फोरस और जो आपके हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है। तो केवल एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर जो है वो 3 हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके वॉल्यूमेट्रिक में यूज होता है, और भी कई सारी चीजें जो है इससे पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, कुछ थायो एसिड हमारे पास होते हैं। थायो एसिड का मतलब जहां पर SS लिंकेज होगा, और पेरोक्सो एसिड भी होते हैं जहां पर OO लिंकेज होता है, ठीक है। तो वो थायो और पेरोक्सो एसिड के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। पहला जो है वो है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, H2S4O6। देखिए थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा तेज लेकर चल रहा हूं, आप इसको 2 से 3 बार कम से कम देखिएगा। वीडियो इस वजह से लेकर तेज चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं चाहते हैं, छोटा रिचार्ज है तो कम समय में ज्यादा बातें आप तक पहुंचे। और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, इस सीरीज की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तो नीट से पहले इनको रिवाइज जरूर करिएगा। आपको कम से कम 3 से 4 बार ये सारी चीजें रिवाइज करके जानी है। मैं एक प्लेलिस्ट इसकी बनाता जा रहा हूँ, छोटा रिचार्ज की, आप इंटू 2 की स्पीड से इनको जरूर सुना करिएगा जब भी आपको रिविजन करना हो तो, ठीक है ना। इस सीरीज की सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले H2S4O6 के बारे में। आइए इसके बारे में सबसे हम पहले बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो नाम होता है वो होता है टेट्राथायोनिक एसिड। यहाँ 4 सल्फर हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करिए, चारों सल्फर को एक साथ जोड़ दीजिए। मैंने चारों सल्फर को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए मैं इसको बनाकर आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आप इसको मेरे साथ सीख पाओ और अच्छे से बना पाओ, ठीक है ना। आइए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। 4 सल्फर है तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, चारों सल्फर को एक साथ एक जो है सीरीज में जोड़ दीजिए। उसके बाद बिना सोचे समझे जो एंड वाले सल्फर हैं उन पर एक डबली बॉन्डेड O और एक OH लगा दीजिए, जैसे कि हम ऊपर किया करते थे। ये दोनों हमने लगा दिया। अब देखिए क्या क्या बचा, तो 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन थे खत्म,
और ऑक्सीजन कितने हैं 6, हमने कितने यूज कर लिए 4, बचे कितने 2 ऑक्सीजन और बचे। तो हम क्या करेंगे, इन 2 ऑक्सीजन को इन 2 जो आपके साइड वाले हैं, बिल्कुल एंड वाले सल्फर हैं, उनसे 2 ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ देंगे, आपकी पूरी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई है। यहाँ जो खास बात आपको ध्यान रखनी होती है वो इनका आपको बैलेंस फैक्टर याद नहीं रखना होता, यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ ये 2 सल्फर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे और ये दोनों जो है आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी आ जाती है ये वाली चीज H2S2O8, इसका नाम क्या था, टेट्राथायोनिक एसिड। देखो इसको हम कहते हैं थायोलिंकेज, 2 सल्फर एसएस जो है आपस में जुड़ गए, ये थायोलिंकेज होता है। और जहां OO आपस में जुड़े हुए होते हैं ये परऑक्सो लिंकेज होता है, ठीक है ना। तो टेट्रा बोले तो 4 सल्फर, थायो टेट्राथायो मतलब 4 सल्फर और एक एसिड, इसका नाम होता है टेट्राथायोनिक एसिड। इनको बनाया कैसे जाता है ये भी मैं आने वाली इसी सीरीज में आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे बनाया जाता है, क्योंकि फास्फोरस के एसिड हो या सल्फर के एसिड हो, इनमें 2 सीरीज चलती है, एक इक वाली और एक अस वाली। तो दोनों में किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जरा देखिए, ये आ गया आपका H2S4O6 और यहाँ पर H2S2O8, इन दोनों में अंतर किस बात का है, यहाँ 2 सल्फर थे 4 सल्फर थे 6 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 सल्फर हो गए और 8 ऑक्सीजन हो गए। क्या मैं ये कह सकता हूं यहाँ से हमने 2 सल्फर को कम करके इसमें 2 ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो टेट्राथायोनिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है सेम वैसा ही आप पहले बनाइएगा और क्या करिए, जो 2 सल्फर कम किए हैं तो इस स्ट्रक्चर से 2 सल्फर को हटा दीजिए, जैसे कि मैंने यहां से 2 सल्फर को हटाकर 2 ऑक्सीजन को ऐड करा दिया। इन बीच वाले 2 सल्फर को हटाकर 2 ऑक्सीजन को जब आप ऐड करा देंगे तो इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आ जाएगी और ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आ गई। इसको हम बोलते हैं मार्शल या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि 2 सल्फ्यूरिक 2 H2SO4 के मिलने से ये बनता है। मैंने कहा ना कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कैसे आप इनको बना सकते हैं। तो ये होगा आपका डाइपरऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ जो खास बात आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ जो 2 ऑक्सीजन होती हैं वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं और यहाँ पर एक परऑक्सो लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका होता है केरोस एसिड H2SO5, इसमें क्या होता है, ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये देखो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका होता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही एक परऑक्सी लिंकेज उसमें होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका उसका स्ट्रक्चर, केरोस एसिड का स्ट्रक्चर आपका ये दे रखा है। हम सेम उसी ट्रिक से आपका बनाते हैं, एक बार मैं आपको ये भी बनाकर दिखा देता हूं। आपके पास है H2SO5, तो कैसे बनाओगे, आपने सल्फर लिखा, बिना सोचे समझे एक डबली बॉन्डेड O और एक OH जोड़ दिया। अब कितनी ऑक्सीजन यूज हो गई, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन यूज हो गया, ठीक है ना। 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है और 3 ऑक्सीजन बची हुई है, तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके एक OH बना सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन और बची हुई रह जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे जोड़ेंगे जरा देखना। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और 1 ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद एक OH जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, एक परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर आता है। इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी और इस तरीके से ये हो जाता है। अब जरा देखिए 1 2 3 4 और 1 5 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई और 2 आपके क्या हो गए हाइड्रोजन, और इस तरीके से आपका ये आ जाता है परऑक्सो लिंकेज, ठीक है ना। और आप इसको याद रखेंगे, ये है आपका केरोस एसिड, यहाँ पर इसको हम कहते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी कहानी जो है वो खत्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर एसिड ऑफ फास्फोरस की। फास्फोरस के जो एसिड होते हैं उनमें भी कई सारी स्ट्रक्चर आपको जो है वो याद रखनी है। H4P2O7, पहला तो आपका ये है H4P2O7, H4P2O7, H4P2O5, ठीक है। H4P2O7 को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। कैसे बनेगा आगे आने वाली वीडियो में समझाएंगे। इसको हम पायरोसल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक एसिड है, ये अस एसिड है, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। कैसे बनते हैं आपके, और एक है आपका HPO2 और एक होता है HPO3। तो जो HPO2 है वो हेक्सामेराइज करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो है आपका ट्राइमेराइज करता है। कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनेगी आइए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना। आइए जरा देखिएगा, वो H4P2O7 है ना,
तो हम क्या करेंगे, P2 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पर दो आप यहाँ पर फास्फोरस लीजिए, ठीक है ना, दो फास्फोरस को पहले आपस में जोड़ दीजिए। हम बनाने की तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप ऐसा मानिए कि ये H4P2O7 ना होकर H4P2O6 है, ठीक है। आप ये मानिए, सबसे पहले आप H4P2O6 इसको मानकर चलिए। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है तो दो फास्फोरस हैं, हम क्या करते थे, S4 था तो S4 में हम क्या करते थे, S4 में हम चारों सल्फर को जोड़ते थे। ये P2 है तो दोनों फास्फोरस को हमने ऐसे लगा दिया। फिर बिना सोचे समझे डबली बॉन्डेड O और एक OH यहाँ लगा दिया, बिना सोचे समझे डबली बॉन्डेड O और एक OH यहाँ लगा दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पर 2 यूज हो गए तो 2 हाइड्रोजन बचे, 4 ऑक्सीजन यूज हो गए तो 2 ऑक्सीजन बचे, मतलब 2 OH और बन सकते हैं। तो एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन यूज हो गई, 1 2 3 4 जो है आपके हाइड्रोजन यूज हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर ये तो O6 था तब आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाई ना। अगर मान लो ये O7 होता तो क्या होता, जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन है ना वो इन दोनों के बीच में इस तरीके से आ जाता। बस ये हो गया H4P2O7 का स्ट्रक्चर। पहले H4P2O6 का स्ट्रक्चर हमारी ट्रिक से बनाइए और उसके बाद एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना H4P2O6 से 7 है तो हमने एक को यहाँ पर और जोड़ दिया, शायद आपको दिख रहा हो ये 7 है तो हमने एक को बीच में लगा दिया, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। अच्छा इसका कैसे बनाओगे, तो इसका भी सेम आप इसी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड किया है, वहां से ऑक्सीजन को हम हटा देंगे। 6 थे ना आपके, मैंने 6 करके आपको बताया था कि आप H4P2O6, ठीक है ना, इसमें आप पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। अगर 7 हो तो एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। अब 5 हो गए वहां पर H4P2O5, तो इसमें से क्या करोगे आप, एक ऑक्सीजन को हटा दोगे, H4P2O6 की स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिएगा, आपका इसकी स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगी। बहुत आसान स्ट्रक्चर इसकी बनकर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। ये करिएगा, ये आपके लिए HW है, ठीक है ना, ये HW आपके लिए हो गया। यहाँ पर ये आपको करके देखना नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं आपके लिए बताऊंगा। फास्फोरस, पायरोफॉस्फोरस एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है वो है आपका HPO2 एंड HPO3। जो HPO2 है वो हेक्सामेराइज करता है। किस तरीके से हेक्सामेराइज करता है, जैसे कि आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी है तो HPO2, ये देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, 6 कार्बन आपके लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करिए, 6 फास्फोरस को उठा लीजिए, ठीक है। ये आपके 6 फास्फोरस यहाँ पर हो गए, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखो जरा काउंट कर लो, 6 फास्फोरस हैं। अब क्या करिए, प्रत्येक फास्फोरस से आप क्या करिए, एक डबली बॉन्डेड O और एक OH जोड़ दीजिए। वही बिना सोचे समझे एक डबली बॉन्डेड O और एक OH जोड़ दीजिए, बिना सोचे समझे एक डबली बॉन्डेड O और एक OH जोड़ दीजिए। बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, डबली बॉन्डेड O और एक OH को आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। एक OH को यहाँ पर आपको जोड़ देना है। ये कहानी आपकी खत्म हो गई। और देखिए ये कितना हो गया, हेक्सामेराइज आपका कर चुका है। यानी कि हेक्सामेराइज का मतलब है कि 6 आपके कितने होंगे, ये HPO2 के 6 मॉलिक्यूल आपको दिखाई देने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक HPO2, दूसरा HPO2, तीसरा HPO2, चौथा HPO2, ये हो गया 5वां और ये हो गया 6ठा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 HPO2 हो गए। अब जरा देखिए आपको अगर HPO3 की स्ट्रक्चर बनानी है, HPO3 की स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है, HPO3 की बनानी है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये ट्राइमेराइज करता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6 फास्फोरस को यहाँ पर लगाया था ना, 6 फास्फोरस को लगाया था। तो यहाँ पर आप 6 फास्फोरस को ना लगाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पहले जो 6 फास्फोरस को जो लगाएंगे तो बीच बीच में एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ट्राइमेराइज कर रहा है तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 आपके ऑक्सीजन होंगे। मैं एक बार चेक कर लूं, वीडियो बन रही है, यस आपको अच्छे से दिखाई देना चाहिए। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपका जो ट्राइमेराइज करेगा तो उसमें आपका बस हम ऑक्सीजन को हटाकर लगा देंगे, ठीक है ना, सॉरी फास्फोरस को हटाकर 3 ऑक्सीजन को वहां पर हम ऐड करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूं, शायद ऊपर का आपको नहीं दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, चलिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर
ऑक्सीजन को हटाकर, वो फॉस्फोरस को हटाकर ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत सही। आइए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले 3 फॉस्फोरस को जोड़ लेना है। पहले आप क्या करिए, 6 फॉस्फोरस को एज इट इज आप लिख लीजिए, ठीक है ना, 6 फॉस्फोरस को आप एज इट इज लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 आपका, ठीक है ना। अब क्या करिए, अल्टरनेट पोजीशन पर एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन जो है आप यहाँ पर जोड़ते हुए चले जाइए, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन। आइए जरा देखते हैं, ये मैंने फॉस्फोरस लगाया, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर आपके आने चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन में लिख दूंगा। फिर यहाँ से मैं एक इसको हटाऊंगा, इसकी जगह पर मैं ऑक्सीजन को लिख दूंगा, और फिर मैं यहाँ से एक फॉस्फोरस को हटाऊंगा, इसकी जगह पर एक ऑक्सीजन को लिख दूंगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपस में इनको जोड़ दीजिए, ये आपका ट्राइमेराइज हो गया। और फिर वही फॉस्फोरस से एक डबली बॉन्डेड O और एक OH, एक डबली बॉन्डेड O और एक OH, एक डबली बॉन्डेड O और एक OH को जोड़ दीजिए, ये आपका ट्राइमेराइज कर गया और ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए H3PO3 था, HPO3 था ना, तो देखो ये हो गया HP 1 2 3 O3 एक स्ट्रक्चर, ये हो गया HPO3 और ये हो जाएगा HPO3, तो 3 लोग जो हैं आपस में जुड़ गए, ये ट्राइमराइजेशन इसका हो गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया है। 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाने को दी हैं, तो ये आप करिएगा। अभी देखिए स्ट्रक्चर ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल यही स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी स्ट्रक्चर आपकी होती है। एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ और भी स्ट्रक्चर होती है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल इस सीरीज में, इस पहली वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं। नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो होगी आगे आने वाली, अब कल तो मैं कुछ और टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन जो आपकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे फास्फोरस के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है, फास्फोरस की स्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। एक भी वीडियो में सारे स्ट्रक्चर जो है कवर करना मुश्किल है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक करिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे। और हाँ, आप जो है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपका टॉपिक हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो आपकी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।